नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। इसमें हम जो कक्षा 7 है विज्ञान 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को हल कर रही थी। अब हम पाठ 4 ऊष्मा पर पहुंच चुके हैं। इसके जो सभी प्रश्न हैं उनको हम समझेंगे और आप सभी को लिखकर याद करना है। केवल लिखना नहीं है, लिख करके याद भी करना है। चलिए तो हम शुरू करते हैं। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन। प्रश्न क्या है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। सूर्य द्वारा पृथ्वी तक ऊष्मा किस प्रक्रम द्वारा पहुंचती है? जो सूर्य है, सूर्य क्या है, ऊष्मा का लगातार स्रोत है। जो ऊष्मा क्या कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है। तो जो हमारी पृथ्वी है उस तक ऊष्मा किस प्रक्रम से पहुंचती है? तो उस प्रक्रम का नाम क्या है? विकिरण। विकिरण के द्वारा जो सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा पहुंचती है। अब देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से ठंडी व गर्म वस्तुओं को सूचीबद्ध कीजिए। जो ठंडी वस्तुएं हैं उनको क्या करना है, हमें सूचीबद्ध करना है। देखिए हमने लिखा पहले ठंडी वस्तुएं, फिर लिखा गर्म वस्तुएं। ठंडी वस्तुओं में आइसक्रीम, फलों का रस, तलने के लिए उपयुक्त किए बर्तन की हत्थी। और गर्म वस्तुओं में क्या लिखेंगे, चाय के प्याले में रखी चम्मच है जो, वो गर्म में लिख देंगे हम। अब देखिए क्वेश्चन तीसरा। क्वेश्चन तीसरा में क्या है, क्वेश्चन तीसरा है, इसमें लिखा है सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। इनको हमें परिसर बताना है, रेंज बतानी है। तो हम उत्तर में लिखेंगे क्या होता है, जो सेल्सियस स्केल में डॉक्टरी थर्मामीटर का जो परिसर होता है वो 35 अंश सेल्सियस से कितना होता है, 42 अंश सेल्सियस होता है। कितना होता है, 35 अंश सेल्सियस से 42 अंश सेल्सियस होता है। और जो फ़ारेनहाइट स्केल है इसमें डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर होता है 94 से 108 फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट 94 से कितना होता है, 108 फ़ारेनहाइट होता है। अब सेल्सियस में कितना होता है, 35 अंश सेल्सियस से 42 अंश सेल्सियस सेल्सियस स्केल में होता है। और फ़ारेनहाइट में होता है जो 94 से 108 फ़ारेनहाइट। अब देखना है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, चालक, ऊष्मा के चालक और ऊष्मारोधी पदार्थों के नाम बताने हैं। ऊष्मा के चालक मतलब जिन्हें ऊष्मा दें वह गर्म हो जाएं, अपने अंदर से क्या कर लें, ऊष्मा को जाने दें, तो वे ऊष्मा चालक कहलाते हैं। और ऊष्मारोधी वे पदार्थ जो ऊष्मा को जाने नहीं देते हैं, जिन्हें ऊष्मा देने पर वह गर्म नहीं होते, तो वो कहलाते ऊष्मारोधी पदार्थ। अब देखिए चालक हैं जो ऊष्मा चालक में, देखिए लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, ये हैं जो ऊष्मा के चालक हैं। और ऊष्मारोधी हैं, ऊष्मारोधी कौन कौन है, जैसे लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, एक ऐसे पदार्थ हैं ऊष्मारोधी पदार्थ हैं। आप समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न क्या है, गर्मियों में सफेद रंग या हल्के रंग की और सर्दियों में गहरे रंग की वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है, अच्छा लगता है। क्यों लगता है? गर्मियों में कैसे रंग के, सफेद या हल्के रंग के। और जो सर्दियों में, ठंडों के समय में गहरे रंग के हम कपड़े क्यों पहनते हैं, ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमें उत्तर में हम क्या लिखेंगे कि गहरे रंग के जो पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं। जो गहरे रंग के कपड़े होते हैं उनका जो पृष्ठ होता है वो अपेक्षाकृत क्या करते हैं, ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है, अच्छा लगता है। प्रश्न छठवां, इसमें क्या लिखा है, प्रश्न छठवां पूछ रहा है आपसे, प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं और अंतर बताने हैं। प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच में क्या बताने हैं, समानताएं व अंतर। तो समानताएं में क्या है, क्या समानता है कि दोनों का उपयोग हम ताप मापन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं?
तापमापन के लिए होता है। अब अंतर में लिखेंगे, अंतर में क्या लिखेंगे? डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उसका हम मानव शरीर का ताप मापने के लिए करते हैं, जबकि प्रयोगशाला तापमापी के द्वारा वस्तु का ताप मापा जाता है। किसका मापा जाता है? वस्तु का ताप मापा जाता है। दूसरे में हम क्या लिखेंगे? जो डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर है, इसमें हम परिसर बता देंगे। जो डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर है वह 35 अंश सेल्सियस से 42 अंश सेल्सियस है, और जो प्रयोगशाला का परिसर है वह कितना है? -10 सेल्सियस से 110 सेल्सियस होता है प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर। क्वेश्चन अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊष्मा चालन व ऊष्मा संवहन, इसे उदाहरण सहित सब स्पष्ट कीजिए। ऊष्मा चालन, सबसे पहले कौन है? ऊष्मा चालन वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर क्या होती है? स्थानांतरित होती है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरा है जो उससे ठंडे सिरे की ओर क्या होती है? स्थानांतरित होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? चालन कहलाता है। यह क्या कहलाता है? चालन। गर्म सिरा है, उसके जो ऊष्मा है वह ठंडे सिरे की ओर क्या हो रही? निरंतर स्थानांतरित हो रही है, तो ये क्या कहलाता है? चालन कहलाता है। ठोसों मतलब जो धातुएं रहती हैं उनमें क्या होता है? ऊष्मा संचरण चालन द्वारा होता है। धातुओं ठोसों में ऊष्मा का जो संचरण है वह किसके द्वारा होता है? चालन के द्वारा होता है। अब ऊष्मा संवहन, ऊष्मा संवहन है जब कोई ऊष्मा लेकर चला जाता है और उसके स्थान पर अगला कण है जो ऊष्मा ग्रहण करता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ऊष्मा स्थानांतरण की यह विधि को क्या कहती है? संवहन कहते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जब कोई ऊष्मा लेकर कोई कण क्या बाहर चला जाए, निकल जाए, और उसके स्थान पर कोई नया कण क्या आ जाए? ऊष्मा ग्रहण करके आ जाए, तो यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिसे क्या बोलते हैं? ऊष्मा संवहन कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, सर्दियों में मतलब ठंडों के समय में एक मोटे कंबल, मोटा कंबल है जो, अथवा एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबल की अपेक्षा हमें किसका चुनाव करेंगे? आप बताइए, स्पष्ट कीजिए। एक या मोटा कंबल का चुनाव करेंगे या एक के ऊपर एक दो जुड़े हुए पतले कंबल में से आप किसका चुनाव करेंगे? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो किसका चुनाव करेंगे आप बताइए। इसके हम उत्तर में लिखेंगे, सर्दियों में हम एक मोटे कंबल की अपेक्षा एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबल चुनेंगे। क्यों चुनेंगे? अब हमें यहाँ कारण लिखेंगे, क्योंकि दो कंबलों के बीच एक वायु की क्या होती है? परत विद्यमान रहती है, जो ऊष्मा की क्या है? कुचालक होने से हमें उष्णता का अनुभव होता है, मतलब हमें ठंड कम लगती है। जब डबल पतले वाले कंबल हैं जो एक दूसरे से क्या होती हैं? जुड़े रहते हैं। अब इनके बीच जो खाली स्थान है, यहाँ कंबलों के बीच क्या भरी रहेगी? वायु, जो क्या है? ऊष्मा की कुचालक है। तो हम यहाँ जब हमारे ऊपर जब कंबल हम ओढ़कर सोएंगे तो हमारे शरीर की ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाएगी और बाहर की ऊष्मा भी अंदर नहीं प्रवेश कर पाएगी, जिससे हमें क्या होगी? ठंड नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि जो वायु भरी हुई है वो ऊष्मा की क्या है? कुचालक है। इस प्रकार से हम जो एक के ऊपर एक जुड़े पतले कंबलों का हम चुनाव करेंगे। अब देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो, थर्मामीटर का चित्र बनाइए और डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग के लिए आवश्यक हम सावधानी लिखना है। यहाँ है जो थर्मामीटर का क्या बना है? चित्र बना है। यहाँ क्या भरा है? ये पारा भरा है, ये घुंडी। इसको हम दबाकर जब हम तापमापन करते हैं तो जोर से क्या देना है? झटका देना है हाथ से, ताकि जो पारा ऊपर चढ़ा हो वो नीचे गिरकर आ जाए। इस प्रकार से बिल्कुल नीचे आ जाए। एक कांच की नली रहती है, इसमें क्या भरा रहता है? पारा भरा रहता है, पतली नली है जो।
अब मनुष्य का ताप कितना होता है यहाँ 37 अंश सेल्सियस लगभग स्वस्थ व्यक्ति का ताप होता है। अब देखिए सावधानियों में क्या लिखेंगे। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करने से पहले हम अच्छी तरह से उसे धोना चाहिए। फिर अगला है तापमापन से पहले अपने हाथ से पकड़कर कुछ झटके देना चाहिए ताकि पारे का तल है वो कैसा आ जाए, नीचे आ जाए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्टरी जो ताप थर्मामीटर है उसमें क्या भरा रहता है, तो उसमें क्या भरा रहता है, पारा भरा रहता है। क्या भरा रहता है, पारा भरा रहता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जल समीर तथा थल समीर का चित्र बनाकर व्याख्या करना है। तो देखिए जल समीर में क्या होता है, यहाँ समुद्र समीर है, यहाँ से समुद्र से वायु कहाँ जाती है, स्थल की ओर चलती है, इस प्रकार से चलती है। और जो स्थलीय समूह है इसमें वायु यहाँ स्थल से जल की ओर चलती है। इसका हम वर्णन करेंगे। देखिए समुद्र समीर या जल समीर, दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाता है। स्थल के ऊपर की गर्म वायु है जो गर्म होकर ऊपर उठती है और इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। समुद्र से स्थल की ओर बहती है ठंडी वायु। देखिए ये समुद्र है, समुद्र से स्थल की ओर क्या बह रही है, ठंडी वायु बह रही है। इस प्रकार से तो समुद्र की ओर से आने वाली जो वायु को क्या कहते हैं, हम समुद्र समीर कहते हैं। अब इसका उल्टा हो जाएगा थल समीर। थल समीर में क्या होता है, जब समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से क्या होता है, ठंडा होता है। समुद्र का जल होता है जो स्थल की अपेक्षा से धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु है जो समुद्र की ओर क्या होने लगती है, चलने लगती है। यह थल समीर कहलाता है। अब देखिए आगे क्या देखना है, आगे जो पार्ट है उसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।